नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस वैदिक खासी हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की और करते हैं साथ ही उनका एनालिसिस, जो कि न केवल यूपीएससी एग्जाम के लिए आवश्यक है, बल्कि जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हैं उनके लिए, टीचर्स के एग्जाम, एसएसबी के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम हो, चाहे वो आपके मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम हो या फिर एसआई या पुलिस से संबंधित एग्जाम हो, जिनमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन किए जाते हैं, उन सबके लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या होगा, आपको ना केवल करंट अफेयर आपको पता चलेगी, बल्कि उसको समझने में, उसके कुछ लॉजिक पीछे होने में क्या रीजन है, क्योंकि करंट अफेयर ऐसे ही नहीं बन जाती है। इन सब के बारे में आपको जानने में मदद मिलेगी। तो इसी तरह की और अगर आप जानकारी चाहते हैं तो जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इस अपना प्यार देते रहिए। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपने मित्रों के साथ, अपने नियर वंस के साथ, रिलेटिव के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि ये ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक है, बल्कि आपकी जो डेली रूटीन लाइफ में क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे क्या कारण है, कुछ चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी एक साथ मिलेगी। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर को, बाद में करेंगे उनका एनालिसिस। इन सभी को शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर को, क्योंकि जो मैंने आज ये पेज पीछे लगा रखा है, ये भारत के नक्शे में एक जगह दिखा रखी है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, तो जो उत्तर प्रदेश के उत्तर में, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की साइड से लगा हुआ है जो राज्य है उत्तराखंड, इसमें बात की जा रही है कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। क्योंकि कल अर्थात 6 अक्टूबर को 2021 को हुआ क्या है, इसका नाम बदलने की बात कही गई है। अब इसका नया नाम होगा रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि इसके बीच से क्या है, रामगंगा बहती है, इसलिए इसका नाम रामगंगा रखा गया है। सबसे पहले इसका नाम जो था, उसका पहला नाम था इसका हेली नेशनल पार्क, तो हेली नेशनल पार्क का नाम चेंज करके कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया है और वर्तमान में उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया गया। तो ये आपका करंट अफेयर है, इसको ध्यान रखना, ये उत्तराखंड में स्थित है, तो रामगंगा नेशनल पार्क। आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या क्या। पीएम केयर्स फंड के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु अब कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए कुल 845 बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है और उनको अनुमोदित किया जा चुका है। जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने विवादित पूर्वी चीनी सागर में अवस्थित द्वीपों की रक्षा हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका की कमिटमेंट के संबंध में एक कड़ा संदेश दिया है। इन द्वीपों को जापान में सेनाकाकू द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। तो आज जानेंगे कि सेनाकाकू द्वीप समूह के आसपास क्या विवाद है चाइना के साथ, उसमें क्या करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा वन संरक्षण अधिनियम अर्थात फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। वैश्विक प्रवाल वित्तीय निगरानी नेटवर्क अर्थात ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क द्वारा दुनिया भर में प्रवाल वित्तियों या कोरल रीफ की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। डेनमार्क की संसद ने 2030 तक कृषि और वानिकी क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को क्रमशः 55% और 65% तक कम करने की योजना को मंजूरी दे दी है। ये बात डेनमार्क की कही जा रही है, जो कि यूरोपीय संघ का देश है। मासिक धर्म पर आंध्र प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा शुरू किया गया है एक जागरूकता अभियान, उसके बारे में आज बात करेंगे। इसके अलावा दिल्ली मंत्रिमंडल ने अपनी महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली अर्थात हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना को वित्तीय मंजूरी दे दी है। तो इन जितने करंट अफेयर हैं, अब इनका डिटेल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इनमें क्या क्या बैकग्राउंड है, क्या खासियत है। सबसे पहले हम देखेंगे यूपीएससी पेपर लिंक जो सामान्य अध्ययन 2 है उससे लिंक टॉपिक्स के बारे में। तो बात करेंगे सबसे पहले पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के बारे में। अगर टॉपिक का लिंक देना आपसे इस पर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के जो अति संवेदनशील वर्ग हैं उनके लिए कौन सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही है, उनका कार्य निष्पादन कैसे हो रहा है, उसके लिए कौन सा तंत्र लिया जा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया फाइट कोरोना के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन बनाया गया था। इसको लॉन्च किया गया था कि ऐसे बच्चे जो कि कोविड-19 में माता पिता अभाव में किसी के अनाथ हो गए हैं, तो उनको एम्पावरमेंट करने के लिए इस कार्यक्रम का शुरू किया, केंद्र सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था, जिसमें उनकी ना कि उनकी केयर की जाएगी, उनको कुछ मंथली रुपया दिया जाएगा 18 साल तक फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर के बारे में और लोन्स के बारे में उनको बात की जाएगी। तो आइए देखते हैं इस योजना के बारे में। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की योजना को मई 2021 में लॉन्च किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 में जो बच्चे प्रभावित हैं उनको न केवल सहायता प्रदान की जाएगी, बल्कि उनका एम्पावरमेंट किया जाएगा, उनके सशक्तिकरण की भी शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए कौन लोग एलिजिबल होंगे या पात्र होंगे, तो ऐसे बच्चे जो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता या माता पिता में से किसी एक
अभावक बचा हुआ है या कानूनी रूप से जो उनके दत्तक माता-पिता हैं या गार्डियंस हैं, उनमें से अगर किसी बच्चे ने खो दिया है, तो ऐसे बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बच्चों के नाम एक फिक्स डिपॉज़िट किया जाएगा, जो कि 18 वर्ष जब उनकी आयु पूरी हो जाएगी, तब तक प्रत्येक बच्चे के लिए एक 10 लाख रुपए का कोष गठित किया जाएगा। उसके अलावा अगर उन बच्चों की आयु 10 साल से कम है, तो उन्हें जो उनके सबसे पास नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय होगा या निजी स्कूल जो होगा, जो डे स्कॉलर होगा, उसमें उनको प्रवेश दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा जब उनकी 11 से 18 वर्ष की आयु के अगर बच्चे हैं, तो उनके बच्चों को केंद्र सरकार किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में वहाँ पर उनको क्या करेगी, प्रवेश दिला देगी। और जब वो आगे बढ़ेंगे, जब 18 साल से प्लस होंगे या फिर हायर एजुकेशन में जाएँगे, तो उनको मौजूदा जो ऋण शिक्षा है, उसके मानदंड जो भी उनके जो मानदंड हैं, उनके अनुसार भारत में किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम या उस शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चों की सहायता की जाएगी। अगर उनके स्वास्थ्य की देखभाल की बात की जाए, तो इन सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना अर्थात प्रधानमंत्री जय के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित कर लिया जाएगा, जिसमें क्या होगा, उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। तो इनके लिए क्या किया जाएगा, फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा, स्कूली शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, उच्च शिक्षा में सहायता दी जाएगी और उनके स्वास्थ्य क्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा। तो देखें आखिर इन उपायों की आवश्यकता है क्या? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, न केवल दुनिया में बल्कि भारत में वर्तमान में कोविड-19 महामारी की दूसरी प्रचंड लहर इस टाइम जूझ रहा है हमारा देश, और इस महामारी के कारण कई बच्चों के माता-पिता मृत्यु का शिकार हो गए हैं और ऐसे मामलों की लगातार वृद्धि होती जा रही है। इनके साथ ही इन बच्चों को गोद लेने की आड़ में हो सकता है बाल तस्करी की आशंका की जा रही है। ये बच्चे जो अनाथ हुए हैं, उनको लोग क्या करें, गोद तो ले लें, लेकिन गोद लेने को क्या करें, उनको तस्करी करें, उनसे स्मगलिंग करें, उनको बचाने के लिए उनको ये सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ कोविड-19 के कारण लागू जो लॉकडाउन हुआ है, उसके दौरान हुआ क्या है, ऐसा देखा जा रहा है कि बाल विवाह उनके मामले लगातार वृद्धि होते जा रहे हैं, तो इनको भी रोकने की कोशिश की जाएगी। आइए बात करते हैं जापान में सेनकाकू द्वीप समूह विवाद के बारे में। अगर आपसे प्रश्न भारत के हितों पर विकसित या विकासशील देशों की नीतियां क्या हैं और उनके राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे, तो उससे कोई टॉपिक आएगा तो वहां से, और ऊपर ये ज्योग्राफी में ही आएगा कि द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके मैप पे प्रश्न आ जाता है, कभी न कभी करंट अफेयर में ये पूछ लिया जाता है। तो अभी मैं सोचिए, करंट अफेयर अचानक पूछा जाता है, उसकी कोई लॉजिक होता है, कोई वो चर्चा में रहा होता है, इसलिए बात होती है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे सेनकाकू द्वीप समूह के बारे में। हो सकता है आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, क्योंकि पहले शिंजो आबे थे, अब चेंज हो गए हैं, तो नए प्रधानमंत्री का नाम है फुमियो किशिदा, और ध्यान रखना अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम है जो बिडेन। तो आइए पहले बैकग्राउंड देखते हैं। तो जो अमेरिका जापान में सुरक्षा संधि की जो हुई है, उसके अकॉर्डिंग है क्या, तो जापान की रक्षा करना संयुक्त राज्य अमेरिका का दायित्व है, क्योंकि जब इन पे हिरोशिमा और नागासाकी का अटैक किया गया था, तब से उसे अमेरिका ने अपनी गलती माना है और उनकी रक्षा करना उसका अपना दायित्व उन्होंने साबित किया है। और इसी संधि के अंतर्गत अब ये निर्जन द्वीप भी आते हैं, उनकी सुरक्षा करना अमेरिका की जिम्मेदारी है। तो देखते हैं कहाँ की बात चल रही है। अगर हम देखें वर्ल्ड मैप में देखें, तो ये ऊपर साइड चाइना है और इधर जो आइलैंड है वो जापान द्वीप है। तो चाइना और चाइना इधर है जापान, और इसके बीच में स्थित है ये सेनकाकू आइलैंड। इसके कब्जे की बात की जा रही है, यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो गया है, इस जगह आप देख लीजिए। तो हुआ क्या, सेनकाकू अगर द्वीप समूह के बारे में बात की जाए, तो सेनकाकू द्वीप जापान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन गणराज्य जो कि ताइवान है, अगर आप देखिए ये वाला ये ताइवान है, तो इनके मध्य पूर्वी चीन सागर में स्थित है। ये पूर्वी चीन सागर का स्थान है। इस द्वीप समूह में 800 वर्ग किलोमीटर से लेकर 4.3 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र वाले 5 निर्जन द्वीप समूह तथा 3 चट्टानें हैं। इन इसका स्थिति ये लोकेशन आपको पता चल गई, पूर्वी चीन सागर में है, ताइवान, चाइना और जापान के बीच में। इसमें हुआ क्या है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे किसकी अधिकार है, कौन संप्रभु है, कौन इसका मालिक है, इसको लेकर क्या हुए हैं, मनमुटाव हुए हैं या आपसी मतभेद हैं। तो अगर जापानी तरफ से देखा जाए, जापानी लोगों की तरफ से देखा जाए, तो उनका कहना है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में, उसके पश्चात वर्ष 1951 में एक शांति संधि हुई थी, जो हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। इसके अंतर्गत वैधानिक रूप से जापान के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया गया था कि जापान का कौन कौन सा क्षेत्र होगा। इस संधि का जो अनुच्छेद 2 है, उसके अंतर्गत जापान द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों में सेनकाकू द्वीप समूह सम्मिलित नहीं था, तो उसने इस द्वीप को नहीं छोड़ा था। साथ ही साथ संधि के अनुच्छेद जो आर्टिकल 3 है, उसके तहत सेनकाकू द्वीप समूह को संयुक्त राज्य के प्रशासन के अधीन नानसेई साटो द्वीप के हिस्से के रूप में रखा गया था कि वहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी देखभाल करेगा। इसके अलावा रैक्यू जो आइलैंड है और दायतो आइलैंड है, इससे संबंधित वर्ष 1972 में जापान और अमेरिका के मध्य समझौते हुए, जिसके तहत सेनकाकू द्वीप समूह के प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार जापान को दे दिया गया था। इस तरह से अब यहाँ इसका अधिकार सेनकाकू द्वीप समूह पे किसका होना चाहिए, जापान का होना चाहिए। जबकि अगर चीन के दावे की बात की जाए, तो चीन का ये कहना है कि ये द्वीप प्राचीन काल से ही ताइवान प्रांत के द्वारा प्रशासित रहा है, और यहाँ पे जो वहाँ पे मछली पालन क्षेत्र है, उसके रूप में इस देश का हिस्सा रहा है, तो ताइवान का इस पे कब्जा रहा है। इसके अलावा जब चीन जापान युद्ध हुआ था, उसके बाद
वर्ष 1895 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था सिमोनोसेकी संधि थी। तो सिमोनोसेकी संधि के तहत ताइवान को जापान के लिए सौंप दिया गया था। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को संधि के अनुसार ताइवान को जापान के अधिकार से मुक्त कर दिया गया था। तो चीन का कहना है क्योंकि ताइवान जब वापस अधिकार से मुक्त हो गया था जापान से सैन फ्रांसिस्को संधि के द्वारा, तो सीधी बात थी जो ताइवान के जो अधिकार क्षेत्र पहले रहे होंगे वो द्वीप भी वापस कर दिए जाने चाहिए थे। तो क्योंकि ताइवान का सेनकाकू द्वीप पे पहले अधिकार था, तो अब उसमें बात की जा रही है। तो जो अब ये रेड लाइट अगर देखें कि इधर देखिए चाइना संगाई है, यहाँ पे ये ताइवान है, ये सेनकाकू आइलैंड है। तो इसमें क्या है कि जो जापान कह रहा है कि इसके ऊपर उसका प्रशासनिक अधिकार है, जबकि चाइना कह रहा है कि ताइवान का हिस्सा और ताइवान उसका अधिकार है। तो जो अब लाल लाइन देख रहे हैं, तो जापान द्वीप समूह जो लाल लाइन ये जो बना रहा है, तो उसका कहना है ये जो बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री उसके अधिकार क्षेत्र में आती है, प्रशासन क्षेत्र में। तो ये है जापान का दावा। अगर अमेरिका और हम साथ ही साथ इसमें अगर बात करें कि वो क्या चाह रहा है इसमें चाइना, तो चाइना का अगर दावा देखा जाए, चाइना का पूरा इलाका के बाद ये जो क्षेत्र दिखा रहा है ईस्ट चाइना सी का, ये चाइना कह रहा है उसका हिस्सा है। तो इसमें ताइवान का ये तो चाइना हो गया, तो इसलिए सेनकाकू द्वीप अब उसका हिस्सा हो रहा है। तो इसी पे मतभेद है इस क्षेत्र को लेकर कि आखिर ये क्षेत्र किसके प्रशासनिक क्षेत्र में आ रहा है। लेकिन अमेरिका ने बोला कि अब उसकी जिम्मेदारी है जापान को दिलाना, तो यहाँ पे मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। इसके बाद देखें होता क्या है, तो सेनकाकू या जिसको डियाओ विवाद कहा जाता है, ये पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर या भारतीय क्षेत्र में चीन के अपने क्षेत्रीय दावों के लिए अड़ियल रवैये में प्रकाश डालता है कि जापान अक्सर क्या होता है, चाइना अपना अड़ियल रवैया रखता है उन पर कब्जा करने के लिए आसपास क्षेत्रों में। क्योंकि चीन का न केवल अब जापान के साथ विवाद है, तो देखें चीन के विवाद कहाँ कहाँ है, तो चीन के दक्षिण सागर और उसके जितने भी लगे हुए क्षेत्र जैसे ताइवान है, ब्रुनई है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इन सबके साथ जो वहाँ के आइलैंड है और समुद्री सीमा विवाद उनके साथ जारी है। इन विवादों में दक्षिणी चीन सागर में एक द्वीप समूह स्थित है, ध्यान रखना जो आइलैंड है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्प्राटली द्वीप समूह जो कि वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, ताइवान के साथ है। पेरासेल द्वीप समूह वियतनाम, स्कारबोरा सोल फिलीपींस और टोकिन वियतनाम सम्मिलित के यहाँ पे क्या होता है दिखते आती हैं। तो अभी आप अगर मैप में देखें तो इधर चाइना है, ताइवान है इस साइड में। तो इस साउथ चाइना सी में बात की जाए तो ये पार्सल आइलैंड है, यहाँ पे भी लड़ाइयाँ बनी हैं। इस पार्टली जो आइलैंड की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर है, इसमें भी लड़ाइयाँ बनी हुई हैं। तो इसके आप क्या है, इन चीज़ों को आप देखिए कि कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, और ये अक्सर क्या होता है क्वेश्चन आते हैं इनके, तो आप इनको गौर कर कीजिएगा कि कहाँ कहाँ हानोई वगैरह में कहाँ पे स्थित हैं, लाओस के पास। तो यहाँ पे कौन सी है, लाओस है, वियतनाम है, कम्बोडिया, इनके साथ क्या क्या दिक्कतें हैं, अब ये चीज़ देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो यूपीएससी के जीएस पेपर 3 से लिंक हैं। तो उसमें बात करेंगे वन संरक्षण अधिनियम में परिवर्तन के बारे में, ये टॉपिक लिंक है। पर्यावरण के संरक्षण, प्रदूषण और क्षरण और पर्यावरण के उनके प्रभाव क्या है, उनका आकलन कैसे किया जाता है, इनसे रिलेटेड टॉपिक में। तो अभी हुआ क्या है, जो प्रस्ताव दिए गए हैं पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है उसमें क्या चेंज करने की बात की गई है, और जो चेंज आए हैं उनमें क्या होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाएं जितनी होंगी या फिर जो सीमा के साथ जो देशों के साथ सीमाएं बनी उनके साथ जो अवसंरचना बनाई जाएगी, ऐसी परियोजनाओं में जो भी एजेंसियां शामिल होंगी उनको केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व स्वीकृति हासिल करने की छूट दे दी गई है कि जो राष्ट्र सुरक्षा संबंधित है। जबकि वन संरक्षण अधिनियम है इसके अंतर्गत अनुमति लेना आवश्यक था, इसको चेंज करने की बात कही गई है। इसके अलावा रेलवे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी निकाय हैं या बॉडी हैं उनको वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभाव में आने से पहले अधिग्रहित की गई भूमि के लिए मंत्रालय से पूर्व स्वीकृति हासिल करने की छूट दे दी गई। पहले स्वीकृति लेनी पड़ती थी और नहीं लेनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, काम स्पीड से होगा। इसके अलावा जो वन क्षेत्रों में बाहर ड्रिलिंग की जाती है जिसके माध्यम से छेद करने या गहन वन भूमि के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस दोहन और उनका अन्वेषण या निष्कासन किया जाता है, उसमें निजी वृक्षारोपण की सुविधा दे दी गई कि वहां ड्रिल कर लीजिए और जितना जितना हानि होगी उसका भार आप क्या करिए, वृक्षारोपण कर दीजिए। अगर वनों में निर्माण की बात की जाए तो जिन व्यक्तियों की जमीन राज्य विशिष्ट के निजी वन अधिनियम अथवा वन की शब्दकोशी परिभाषा के दायरे में आते हैं कि उनको वन अगर कहा जाएगा तो उनकी शिकायतों को कम करने के लिए मंत्रालय ने एक बार की छूट के तौर पर वन संरक्षण उपायों सहित प्रमाणिक अवसंरचनाओं के निर्माण का अधिकार और 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति दे दी है, वहां पर आप आवास बना सकते हैं। इसके अलावा देखें इसमें सजा के क्या प्रावधान किया गया है, जो इसमें अमेंडमेंट किए गए, चेंजमेंट किए गए इस एक्ट में, उसके अंतर्गत किए जाने वाले अगर अपराध हैं तो 1 वर्ष तक की अवधि का साधारण कारावास से उनको दंड मिलेगा और इन अपराधों को अवसंज्ञेय और गैर जमानती बना दिया गया है। साथ ही साथ जो इसमें चेंज किए गए हों, पहले से हो चुके नुकसान की भरपाई के लिए अब दंडात्मक मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। और आगे अगर देखें क्या होता है, तो अगर हम ध्यान देने वाली बात देखें तो वन संरक्षण अधिनियम में ये परिवर्तन अभी सिर्फ प्रस्तावित हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। वो जैसे कि आपको जो रक्षा संबंधित क्षेत्र है उनमें आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी,
रेलवे जो कार्य करेगा या सार्वजनिक क्षेत्र के लोग काम करेंगे, उनको मंत्रालय से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वनों का विनाश होता है तो निजी क्षेत्र में वृक्षारोपण की सुविधा दी जाएगी। वनों में निर्माण के लिए कुछ अनुमतियां दी गई हैं और अपराध को थोड़ा कम किया गया है। तो इसमें अगर बता दें कि ये जो ऊपर लिखे हैं, ये सभी के यहाँ भी प्रस्ताव में है। यदि इस मसौदे को 15 दिनों के लिए सार्वजनिक चर्चा के लिए रखा जाता है और उसके बाद इसे कैबिनेट और संसदीय अनुमोदन के लिए तैयार किया जा सकता है, अनुमोदन मिलेगा तो ये क्या करे, कानून बन जाएगा। तो आइए देखते हैं वन की आखिर परिभाषा होती क्या है, वन है क्या। तो टी.एन. गॉडबर्वन थिरुमलापाद के बारे में अगर बात की जाए तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनों की एक व्यापक परिभाषा को स्वीकार किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से पहले 1927 में वन अधिनियम द्वारा परिभाषित भूमि को ही केवल भूमि माना जाता था, लेकिन अब जो अदालत ने कहा है कि वन शब्द को उसमें दिए गए अर्थ के अनुसार समझना चाहिए कि उसका क्या मीनिंग था, उसको क्या मतलब, उनका कहने का मतलब क्या था। इसके तहत अब वैधानिक रूप से जितने मान्यता प्राप्त वन है, अर्थात आरक्षित या रिजर्व हो या प्रोटेक्टेड हो, संरक्षित हो, तो वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के प्रयोजन हेतु जितने भी निर्दिष्ट वन है, इन सभी को वन के रूप में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्जा जितने भी सभी क्षेत्र जो दर्ज हैं, उनको वन की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। चाहे इन पर स्वामित्व किसी का हो, ऐसा नहीं कि अगर हम निजी क्षेत्र का है तो आप वन में नहीं आएंगे, वो भी वन क्षेत्र में आएंगे, तो ऐसी बात उसमें कही गई है। आइए बात करते हैं समुद्री वर्षा वन, अर्थात जो कोरल रीफ हैं, प्रवाल भित्तियां, उनके वैश्विक निगरानी नेटवर्क द्वारा इनको निगरानी की गई है, उसकी रिपोर्ट डाली गई है। ये भी टॉपिक अगर पर्यावरण के संरक्षण, प्रदूषण, क्षरण, उसका पर्यावरण के क्या प्रभाव पड़ता है उससे आता है, तो ये उससे लिंक है। तो ये रिपोर्ट जो 13 वर्षों में अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है, तो ध्यान रखना कोरल रीफ के बारे में इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 13 वर्षों बाद कोई रिपोर्ट आई है। साथ ही साथ ये ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी जो परिणाम है उनकी ओर इसको चिन्हित किया है, और ये भी कहा है कि ग्रीन हाउस गैसों पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो दिक्कतें आएंगी। अगर इस पर नियंत्रण कर लिया गया तो कुछ प्रवाल पत्तियों को अभी भी, जो कोरल रीफ हैं, उनको अभी भी बचाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि रिपोर्ट में प्रमुख क्या बातें हैं। तो पिछले जो 10 वर्ष की बात की जाए तो पिछले दशक में संपूर्ण अगर विश्व की बात की जाए तो जितने भी कोरल रीफ हैं उनका लगभग 14% नष्ट हो चुका है। इसके अलावा प्रवाल भित्तियों के लिए खतरे की अगर बात की जाए तो महासागरीय जो एसिडिफिकेशन हो रहा है, अम्ल बढ़ रहा है वहाँ पर, समुद्र में तापमान में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा अधिक स्तर पर हम मत्स्यायन कर रहे हैं, मछली को मार रहे हैं, वहाँ पे पकड़ रहे हैं और प्रदूषण कर रहे हैं। साथ ही साथ गैर संबंधी जो हम पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और खराब तटीय जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, उन ऐसे दबाव के चलते प्रवाल भित्तियों पे खतरा आ गया है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली जो गर्मी है, उससे दुनिया भर में जो प्रवाल भित्तियां हैं उनका लगातार संकट का वो सामना कर रही हैं। सी सरफेस टेम्परेचर जो है, जो लगभग 22 से 25 रहना चाहिए, उसमें वृद्धि होने के कारण अब प्रवाल विरंजन की घटनाएं, जिस प्रवाल विरंजन का मतलब होता है प्रवाल की मौतें, उसके लिए जिम्मेदार हो गई हैं। इसके अलावा जो प्रवाल के ऊपर कठोर आवरण होता है, जैसा मानिए शंख, अगर आपने देखा हो शंख के बाहर जो कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है, तो ऐसे जो आवरण है वो लगातार नष्ट होते जा रहे हैं। 1978 में बात की जाए तो विश्व के 9% प्रवालों के नष्ट होने के बाद से पिछले 40 सालों या 4 दशकों के दौरान प्रवालों का जो हार्ड कोर जो कवर है उसमें लगातार कमी आ रही है। इस आवरण में होने वाली कमी चिंताजनक है, क्योंकि ये कमी जो हो रही है उससे क्या होगा, जो सजीव जो कठोर प्रवाल हैं उनके आवरण प्रवाल भित्तियों के स्वास्थ्य का सूचक होते हैं, और उनके आवरण कमजोर हो जाएंगे, उनका कवर कमजोर हो जाएगा तो उनके मरने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर एल्गी ब्लूम की बात की जाए, अर्थात शैवाल पर स्पुटन की बात की जाए, तो प्रवाल कटकों लकीरों पर शैवाली जो रिज हैं उन पर एल्गी ब्लूम प्रवाल भित्तियों पर दबाव का संकेत होते हैं कि अगर प्रवाल भित्ति बढ़ेंगे, अगर एल्गी ब्लूम होगा, शैवाल बढ़ेंगे, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर देंगे उनके कोरल रीफ की, उसमें क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी कम होगी। वर्ष 2010 के बाद से विश्व में जितनी भी कोरल रीफ हैं उन पर शैवालों की मात्रा में लगभग 20% की वृद्धि हो गई है। तो वहाँ पर क्या होगा, खाने के लिए युद्ध होगा, तो इस अगर शैवाल जीते तो प्रवाल भित्तियां नष्ट होंगी और कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम क्या होगा, प्रभावित होगा। तो आप ध्यान रखना, ये जो वैश्विक निगरानी रिपोर्ट है उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है, इसमें ये बात कही गई है प्रवाल भित्तियों के लिए क्या खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या खतरा है, उनका जो ऊपर ये आवरण है वो कठोर है, वो कम होता जा रहा है, उसकी कठोरता, उससे क्या रीजन आएंगे, और एल्गी का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि अर्थात प्रवाल, जिसको मूंगा भी कहा जाता है, कोरल भी कहा जाता है, इनको संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो कोरल क्या होते हैं, समुद्र तल के एक निश्चित प्रतिशत से भी कम क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब उनका एरिया रहने का तो बहुत कम है, किंतु इससे क्या होता है, 1 अरब से भी अधिक लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होते हैं, इनडायरेक्ट में तो बहुत चीज़ें लाभान्वित होती हैं। इसके अलावा जो कोरल रीफ हैं उनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं और सर्विस का मूल्य लगा लिया जाए तो वो भी प्रत्येक वर्ष लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। केवल कोरल रीफ जो टूरिज्म है वही 36 अरब डॉलर का है, ये कारोबार करता है। तो विश्व की जो जितनी भी प्रवाल भित्तियां हैं उनका सूद
अगर हम नेट आर्थिक वैल्यू की बात की जाए तो ये लगभग दसियों अरब डॉलर प्रति वर्ष हो जाता है, तो इतना तो ये इसका इकोनॉमिक वैल्यू है ही है। इसके अलावा इसका जो इकोसिस्टम में वैल्यू आ गई है। अगर देखें आगे आने वाली चुनौतियाँ क्या हैं, तो भूमि और समुद्र के तापमान जो लगातार वृद्धि हो रही है, वो इन प्रवालों के लिए खतरे की बात है। इस समुद्र की सतह के तापमान में अगर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, तो उससे क्या होगा, लगभग 50% जो प्रवाल वृत्तियाँ हैं वो खत्म होने का चांस बढ़ जाएगा। साथ ही साथ यदि संपूर्ण विश्व कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक साथ काम नहीं करेगा, इन एमिशन को नहीं रोकेगा, तो इस सदी के अंत तक क्या होगा, विश्व की सभी प्रवाल बत्तियां क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे, विश्व में सबसे अधिक प्रवाल बत्तियों का एक साथ क्षेत्र है, वो है ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी क्षेत्र, जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो ध्यान रखना, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में है। तो प्रवाल विरंजन क्या होता है, अगर आपको मैं एक फोटो समझाऊं, सर आपने अगर इसका देखा होगा, जो समुद्र में अंदर जाते हैं, कुछ रुपए टूरिज्म होता है, अंदर जाके इन चीज़ों को देख के आते हैं। समझिए कोई भी कोरल रीफ है, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और उसका अगर इनका प्रवाल विरंजन हुआ तो वो किस तरह दिखाई पड़ेंगे, वो फिर इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे, पूरा पूरा वाइट वाइट बचेंगे, वो पूरा उसका जो कलर है वो खत्म हो जाएगा। तो आइए इसको अगर डिटेल में देखें, तो जब भी क्या होगा, कभी तापमान या प्रकाश में या पोषण में होने वाली किसी भी कोई परिवर्तन होगा, जो प्रवालों के लिए क्या करेगा, एडवर्स इफेक्ट डालेगा, उन पर तनाव बढ़ाएगा। तो अपने जितने भी उनके ऊपर जो टिश्यू रहते हैं, जिसको जू जेंटली कहा जाता है, इन सहजीवी शैवालों को वो हटा देते हैं, जिस कारण प्रवाल क्या होते हैं, सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को ही कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विलयन कहा जाता है। ये थोड़ा एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से लिंक्ड है। तो आप मतलब आप ये समझिए कि सफेद रंग के जो होते हैं प्रवाल, इन पे लगे होते हैं जूओजेंथली नामक क्या रहते हैं, इसमें से एल्गी रहते हैं, ठीक है। तो जो कोरल रीफ है, इनके ऊपर जूओजेंथली रहते हैं। जूओजेंथली क्या करते हैं, वो इनको कार्बन डे और फोटोसिंथेसिस द्वारा इनको भोजन प्रदान करते हैं, और जो कोरल है वो उनको अपनी जगह देती है, उनको घर में प्रोवाइड कराती है, जिसमें वो रह सकें। तो वे अलग अलग कलर के जूओजेंथली होते हैं, कलरफुल दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कई बार अगर इनके खाने में कोई दिक्कत आती है, एडवर्स कंडीशन आती है, तो प्रवाल व्यक्ति क्या करता है, इनको हटा देती है, इनको अपने साथ ही संबंध नहीं बनाने देती। इससे क्या होता है, तो ये शैवाल अलग अलग हट जाते हैं और ये केवल व्हाइट कलर की दिखाई पड़ती हैं। इसी घटना को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन। तो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो प्रवालों को अपनी लगभग 90% ऊर्जा जो होती है, वो क्लोरोफिल व अन्य जो भी वर्णक है उनको भरपूर जियोजेंथली शैवाल से प्राप्त होती है। ये शैवाल अपने पोषक प्रवालों के पीले या लाल भूरे रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा जूजेंथली जेली फिश के साथ भी अंतःसहजीवी के रूप में रहते हैं, उनके साथ भी कार्य कर लेते हैं। तो जो एक लगभग जो पीला रंग भूरा रंग है, इन शैवालों के कारण होता है। किसी जब अगर प्रवाल विरंजन होने पर ये तत्कालीन तो नहीं मरते हैं, बल्कि मरने के काफी करीब आ जाता है। समुद्र की सतह का तापमान सामान्य स्तर पर लौटने के बाद कुछ प्रवाल इस अवस्था में बचे रहते हैं और पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये है प्रवाल विरंजन का मेन रीजन। अक्सर पूछा जाता है कोरल रीफ का रीजन क्या है, वो मैंने बता दिया। जब एडवर्स कंडीशन आती है तो इनको साथ ही हटा देते हैं मेरे पास से, तो ये वाइट कलर दिखते हैं, तो ये बोलते हैं प्रवाल विरंजन। आइए बात करते हैं डेनमार्क के द्वारा किसानों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए एक कानूनी रूप से इनको बाध्य किया जा रहा है, जिससे क्या हो, ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन है वो लगभग बस 2030 तक 65% तक कम किया जा सके। ये उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य 1990 के ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन एमिशन है उसके आधार पर किया गया है। ये लक्ष्य जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी कर दिया गया है। ये बात की जा रही है, इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के जो ये कंडीशन है, इससे हम इधर पहुंच सकें, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो डेनमार्क यूरोपीय संघ का देश है। तो उसमें बात की जाए तो यूरोपीय संघ द्वारा अपने सदस्य देशों में, जिसमें डेनमार्क भी शामिल है, उसको वर्ष 2030 तक के लिए बाध्यकारी जलवायु और ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिससे क्या हो, चीजें कंट्रोल में रहें। इसके तहत प्रत्येक सदस्य को वर्ष 2021 और 30 के बीच तक राष्ट्रीय ऊर्जा और जलवायु योजना को लागू करना होगा। तो डेनमार्क ने इस योजना को दिसंबर 2019 में लागू किया था। नवीनतम लक्ष्य इस योजना का एक हिस्सा है। ध्यान रखना, किसने ये बाध्यकारी रूप से लागू किया है, यूरोपीय संघ ने करवाया है। तो अब इस पे किसका हाथ आ गया है, अब इस पे आ गया डेनमार्क ने इसको अपने देश में लागू कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। आइए बात करते हैं स्वच्छ कार्यक्रम के बारे में। तो अगर क्वेश्चन है स्वच्छ कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये आंध्र प्रदेश ने, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है यानी मासिक धर्म होता है, उसके द्वारा एक जागरूकता ये अभियान है स्वच्छ कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी सरकारी स्कूल हैं और कॉलेज हैं, उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ इसमें कक्षा 7 से 12 तक के 10 लाख से अधिक जो छात्राएं हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाता है। तो जिससे क्या हो, वो अपनी साफ सफाई रख सकें और उनको कोई भी दिक्कतें ना आए, क्योंकि आजकल सर्वाइक्स जो कैंसर होता है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और साफ सफाई को ध्यान रखते हुए ये इसमें पैड देने की बात कही गई है। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली अर्थात हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इसको केंद्रीय दिल्ली मंत्रिमंडल ने क्या किया है, इसको वित्तीय मंजूरी दे दी, इसके लिए रुपया उपलब्ध करा दिया है। इस जो प्रोजेक्ट है, इसके हिस्से के रूप में प्रत्येक नागरिक के पास अपना एक स्वास्थ्य कार्ड होगा,
जिसमें उसकी चिकित्सा जानकारी संग्रहित रहेगी। जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही क्या होगा, तो आपको एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा आपके सारे हेल्थ के बारे में उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ डाटा डाल दिया जाएगा। सरकार की अगर बात माने तो डॉक्टर इस कार्ड का इस्तेमाल करके मरीज की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको देख सकेंगे, और मरीज क्या करेंगे, घर बैठे ही डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट उस कार्ड के माध्यम से ले सकेंगे। ये सारा क्या है, डिजिटल इंडिया को बढ़ाने की बात की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य कार्ड की बात की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य जो पहचान पत्र के रूप में इसको कार्य करेगा, इसके माध्यम से उनके जो डॉक्टर हैं उनके इतिहास से लेकर उनके अपॉइंटमेंट की तारीखें सब कुछ देख सकेंगे। तो आपको सारी हिस्ट्री उसमें निकल आएगी आपकी हेल्थ के बारे में। 1 वर्ष से 18 वर्ष के जो वर्ग के जितने भी नागरिक हैं या उनके माता-पिता के स्वास्थ्य कार्ड से संबंध एक स्वास्थ्य कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जितने भी नवजात शिशु हैं या जिनकी आयु वर्ष से कम है, उनको उनके माँ के स्वास्थ्य कार्ड के साथ लिंक कर दिया जाएगा, और 118 वर्ष तक के हैं, उनके पेरेंट्स के साथ उनका स्वास्थ्य कार्ड जोड़ दिया जाएगा। अगर इनको देखें इन्फॉर्मेशन सिस्टम किस तरह का फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर हम समझें, तो इसमें क्या होगा कि फैमिली डॉक्टर जो होते हैं उनके रीजनल सेंटर होंगे, वहाँ पर इनको आपको सीआई सेल सेंटर जो होंगे उनमें क्या किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैकेनिकल हेल्थ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारे आपको डाटा इसमें फीड कर देंगे, इससे इन्फॉर्मेशन सिस्टम बन जाएगा। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, जो हब होंगे वो पेशेंट की ब्लड प्रेशर, पल्स रेट वगैरह सब कुछ क्या करेंगे, उनको उसको जांच करके इसमें डाल देंगे, और उससे क्या होगा, जो टेक्निकल सपोर्ट सेंटर होंगे उनको प्रोवाइड करा के सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर इकट्ठी कर देंगे। ऐसी कोशिश में की जा रही है। इसी के साथ आज के जितने भी करंट अफेयर और करंट एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे उम्मीद है आपको कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको जैसे ऐसा होता है कि आपको 4 आंसर दे दिए, उसमें प्रश्न पूछा गया तो उसका आंसर देना आसान होता है, लेकिन वो आप तब कब तक याद रहेंगे ये चीज़ आप सोचिए। इससे बेटर है थोड़ा डिटेल में पढ़िए और उसको समझ विकसित करिए, तो कहीं एक एक ही आंसर में आपको 10-10, 12-12 प्रश्न मिलेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश में हो जाएगी। यहाँ पे सीधा-सीधा अगर आपसे बोल दूँ कि हाँ, प्रवाल क्या है, तो मतलब कोरल लीफ है या कैल्शियम किससे बने, तो इससे अच्छा है उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझिए, वो आपको ज़्यादा सहायक करेंगे, सहायता मिलेगी, ना केवल इस तरह के अलग-अलग चीज़ें पढ़ने से। तो इसी अगर आपको फिर भी अगर अपने पर्सनल नोट्स बनाने के लिए उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, तो उसका इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई शिकायत है उसमें लिखिए, नहीं तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा अध्याय के साथ। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।